बात करेंगे चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में इस बार चुनावी मूड जनता का कैसा और क्या कुछ वहां पे सियासी समीकरण। लाडवा विधानसभा की बात की जाए तो लाडवा विधानसभा से काफी हॉट सीट मानी जाएगी हरियाणा में लाडवा विधानसभा, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने वर्तमान में विधायक कांग्रेस के मेवा सिंह। अगर लाडवा की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी को वहां से उतारकर भाजपा ने सैनी समाज को साधने की कोशिश की है। लाडवा एक ऐसी विधानसभा सीट है, वहाँ से सैनी बहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा अगर वहाँ पर आते हैं तो सैनी मतदाता हैं, तो कहीं ना कहीं खास फैक्टर को देखते हुए नायब सिंह सैनी ने सेफ सीट चुनी। चरखी दादरी में सियासी समीकरण कैसा इस बार? चरखी दादरी जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें चरखी दादरी और बरडा। इस बार चरखी दादरी जो विधानसभा जो सीट है, ये एक हॉट सीट है। इस सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से, जो कि सुनील सांगवान है, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं, जेल विभाग से जेलर पद से वीआरएस लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। जी प्रदीप, चरखी दादरी में विकास जो है कितना हुआ है, जनता कितनी खुश है वहाँ? यहाँ का जो विकास है वो कैसे, यहाँ सड़कों पर विकास बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ यही पता नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। हाजिर आपके सामने हमारे खास प्रोग्राम मूड हरियाणा में। तो आज बात करेंगे चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र की। चरखी दादरी से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप साहू जुड़ चुके हैं और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव जो है हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो आज बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनावी हवा का रुख चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी अशोक जी की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र और महान भारत की नगरी कुरुक्षेत्र में इस बार चुनावी मूड जनता का कैसा और क्या कुछ वहां पे सियासी समीकरण है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र ये धरती ऐसी धरती है, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ है और युद्ध की भूमि के नाम से ये कुरुक्षेत्र को जाना जाता है जी। और गीता का उपदेश इसी स्थली पर हुआ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। तो जाहिर है पर्यटन नगरी है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में 4 विधानसभाएं हैं, लाडवा विधानसभा, रादौर विधानसभा, पेहवा और थानेसर। और चारों विधानसभाओं पर कैंडिडेट्स उतर चुके हैं और लगातार प्रचार प्रसार जारी है। थानेसर की बात की जाए तो थानेसर से कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक अरोड़ा हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं सुभाष सुधा, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लाडवा विधानसभा की बात की जाए तो लाडवा विधानसभा से काफी हॉट सीट मानी जाएगी हरियाणा में लाडवा विधानसभा, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने वर्तमान में विधायक कांग्रेस के मेवा सिंह। इसी प्रकार से जो शाहबाद रिजर्व विधानसभा है, वहां से जो जननायक जनता पार्टी है, पहले हुआ करते थे रामकरण काला, जो हाल के दिनों में जननायक जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वो कांग्रेस से उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी के युवा उम्मीदवार है जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बीएससी की हुई है, सुभाष कलसाना, उनको उतारा हुआ है। और लास्ट जो विधानसभा है कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा, वहां से जो पूर्व मंत्री रहे हैं हरमोहन सिंह चट्टा, उनके बेटे मनदीप चट्टा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। हालांकि कल ही उनका नाम, जो अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, उनका नाम डिक्लेयर हुआ और आनंद फानन में उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दर्ज किया। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां से पहले कमलजीत सिंह अजराना को उतारा था, मगर क्या कारण रहे खुल के कमलजीत सिंह अजराना ने नहीं बताए, तो कैंडिडेट वहां पर चेंज करना पड़ा। जी, मैं आपको बीच में रुकना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि जो कमलजीत अजराना है, उनका वहां पर विरोध चल रहा है, क्या पार्टी को इससे नुकसान होगा? कमलजीत सिंह अजराना का विरोध किया गया और वहां पर कैंडिडेट्स को चेंज किया गया। अब जय भगवान शर्मा वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कमलजीत सिंह अजराना सिख चेहरा थे, बड़े चेहरा थे, क्योंकि पेहवा विधानसभा की पूरे हरियाणा में एक खासियत रही है, चर्चा है कि पेहवा विधानसभा ऐसी विधानसभा सीट है जो वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी या पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं वहां से अगर जीतता है, क्योंकि सिख वोट बैंक है, धान पर सबसे ज्यादा वहां होता है, धान और गेहूं जो हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल उस क्षेत्र में होती है। सिख सबसे बड़ी बात रहेगी पेहवा विधानसभा की कि वहां से अगर जो कैंडिडेट जीतता है तो वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री या मंत्री जरूर बनता है। इससे पहले की सरकारों में जसविंदर संधू वो मंत्री बने जब इनेलो की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार में हरमोहन सिंह चट्टा मंत्री बने जब भारतीय जनता पार्टी की 40 सालों में जब
एक बार सीट आई पेहवा विधानसभा से, तो वहां से संदीप सिंह प्रदेश सरकार में खेल मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं ये कारण है, पेहवा विधानसभा से जो भी जीतेगा सिख चेहरा, बड़ा चेहरा, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बनता है। तो यही कारण है कि सिख होने के बावजूद उनका विरोध किया गया। और क्या कारण था कि उनका विरोध इसलिए किया गया कि वो किसान आंदोलन में रहे थे। किसान आंदोलन में उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगला। तो यही कारण रहा, बड़ा कारण, कि उनकी टिकट वहां से कंवलजीत सिंह अजराना को चेंज की गई और जय भगवान शर्मा को पेवा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। जी। अगर लाडवा की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी को वहां से उतारकर भाजपा ने सैनी समाज को साधने की कोशिश की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लाडवा से, जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नायब सिंह सैनी, उनको वहां से चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, क्योंकि लाडवा एक ऐसी विधानसभा सीट है, वहां से सैनी बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा अगर वहां पर आते हैं तो सैनी मतदाता है। तो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर को देखते हुए नायब सिंह सैनी ने सेफ सीट चुनी। हालांकि नायब सिंह सैनी की ऐसी चर्चाएं थी हरियाणा प्रदेश में कि वो 2 सीटों से डिमांड भी कर रहे थे। ऐसी चर्चाएं भी चली थी कि वो करनाल लड़ सकते हैं, गन्नौर लड़ सकते हैं। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी हाईकमान का काम होता है, केंद्रीय हाईकमान का काम होता है, उन्होंने उनको लाडवा विधानसभा दिया। और लाडवा के साथ ही लगता उनका जो गांव है, जिला है उनके, क्योंकि यहाँ से वो सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र से, और जब मुख्यमंत्री बने तो उनका कुरुक्षेत्र के पास बिल्कुल लाडवा विधानसभा के साथ लगते, नेशनल हाईवे के साथ लगते, उनका सेक्टर 3 में निवास है। तो अक्सर लाडवा में आना जाना लगा रहता है। और सैनी वोट बैंक होने के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने, नायब सिंह सैनी ने देखा कि सैनी वोट बैंक सबसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं मतदाता, जैसे जाट वोट बैंक है या ब्राह्मण वोट बैंक है, तो इनको देखते हुए सैनी वोट बैंक, क्योंकि बिल्कुल साथ लगता यमुनानगर है, सैनी वोट बैंक ज्यादा है, सैनी वोट बैंक तो मतदाताओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए इसलिए नायब सिंह सैनी को लाडवा विधानसभा से चुना गया है और लाडवा विधानसभा सीट से उतारा गया है। क्योंकि सबसे बड़ी हरियाणा प्रदेश में हॉट सीट है और सभी जो मीडिया की निगाहें हैं उस सीट पर लगी हुई हैं कि जब वोट डलेंगे या जब मतदान आएंगे उस सीट का क्या निकल कर परिणाम सामने आता है। बिल्कुल यही सवाल प्रदीप आपसे रहेगा कि चरखी दादरी में सियासी समीकरण कैसा इस बार? देखिए सुमन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चरखी दादरी जिला 2018 में बना था। उसके बाद में दूसरा ये विधानसभा चुनाव है चरखी दादरी जिले में। चरखी दादरी जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें चरखी दादरी और बरडा। इस बार चरखी दादरी जो विधानसभा जो सीट है, ये एक हॉट सीट है। इस सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से, जो कि सुनील सांगवान है, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं, जेल विभाग से जेलर पद से वीआरएस लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से यहां से प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। और सुनील सांगवान के जो पिताजी सतपाल सांगवान 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, 6 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर डॉक्टर मनीषा सांगवान को उतारा है, क्योंकि हालांकि 3 से 4 पूर्व विधायक, जैसे कि सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से विधायक थे, 4 विधायक यहाँ पर टिकट के लाइन में थे। पूर्व विधायकों को छोड़ करके मनीषा सांगवान को यहाँ पर उतारा है। तो कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा। चरखी दादरी विधानसभा में करीब 2,05,000 यहाँ पर वोटर हैं। इस बार 2 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से रोडवेज विभाग में पूर्व जीएम रहे धनराज कुंडू भी मैदान में उतरे हैं। इसके साथ साथ राजदीप फोगाट को जननायक जनता पार्टी ने उतारा है, जो कि पहले पूर्व विधायक भी रहे हैं। और बीएसपी और आईएनएलडी के जो साझा उम्मीदवार है वो आनंद सोरान रहेंगे। इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला रहेगा। वहीं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 2 लाख यहाँ पर वोटर हैं और इसमें 19 उम्मीदवार यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं। बीजेपी से उमेद पातवास, जो कि पिछले दिनों लोकसभा क्षेत्र का चुनाव था, उस समय वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है। इससे पहले सुखविंदर सिंह मांडी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, और यहाँ पर जो सुखविंदर सिंह मांडी है वो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जैसे ही टिकट की घोषणा हुई तो वो बीजेपी से बागी भी हो गए, जिसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी से इस बार यहाँ पर चौरान खाप से संबंधित, जो लोहारू से 3 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, सोमवीर चौरान, उसको यहाँ पर उतारा गया है। जैसे ही कांग्रेस की टिकट यहाँ पर घोषणा हुई उसके बाद से कांग्रेस में भी कुछ बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि उनको भारी प्रत्याशी बताया जा रहा है। जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सोमवीर चौरान, वो उनका जो गांव है वो लोहारू विधानसभा में है और 3 बार लगातार वो लोहारू विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से भी आ रहे हैं। यहाँ पर जननायक जनता पार्टी ने इस बार कर्नल यशवीर हंसावास को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने राकेश चांदवास को उतारा है। आईएनएलडी ने
विजय पचगांव को, जबकि भारतीय किसान पार्टी, ये एक बारडा विधानसभा जो क्षेत्र है, किसान आंदोलन की धरती के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर एक भारतीय किसान पार्टी ने महेंद्र जेवली को मैदान में उतारा है। तो इस बार दोनों जो विधानसभा सीटें हैं, काफी दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है, लेकिन गठबंधन भी बीच में आ गया है, तो गठबंधन का इस बार क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए सुमन, जिस तरह गठबंधन बीच में आ गया ठीक है, लेकिन जो गठबंधन का यहाँ इतना ज्यादा असर नहीं होगा। यहाँ पर जो मुद्दे रहेंगे वो स्थानीय मुद्दे होंगे, और इस बार विशेष बात ये रहेगी, जो भी कांग्रेस और बीजेपी से जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, वो इस बार गणित भी बिगाड़ सकते हैं। कुछ ऐसा भी भाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधे रूप से यहाँ पर मुकाबला दिखाई दे रहा है, लेकिन जो निर्दलीय है वो पूरा गणित भी बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। अशोक, आपसे पूछना चाहूंगी, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र जो है वो पर्यटन नगरी भी है, तो क्या कुछ समस्या है वहां पे? देखिए, पर्यटन नगरी के नाम से मैंने आपको पहले बताया था कि विश्व विख्यात नगरी है, और यहाँ ब्रह्म सरोवर है, सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर जो विश्व विख्यात है, और यहाँ पर लाखों लोग आते हैं जब सूर्यग्रहण का मेला लगता है। यानी कहा जाता है मोक्ष की कामना के लिए कुरुक्षेत्र में लोग आते हैं, गीता की जन्मस्थली है। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात की जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मेला लगता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार यहाँ पर लोग आते हैं, मगर सबसे बड़ी कमी उनको जब खलती है कि यहाँ पर आकर देखते हैं कि पर्यटन नगरी है, पर्यटन की नगरी के नाम से इतना विकास की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ रुकते नहीं है, वो लोग निकल जाते हैं कुरुक्षेत्र से, कि उनको यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर चंडीगढ़ आते हैं ट्राई सिटी में, या दिल्ली आते हैं देश की राजधानी में, या किसी और बेंगलोर या अहमदाबाद कहीं पहुंचते हैं, तो उनको वहां रुकने की अच्छी व्यवस्था मिलती है, 5 स्टार होटल मिलते हैं, एरोप्लेन से आते हैं या बाय एयर आते हैं, शताब्दी राजधानी जो अच्छी ट्रेनें हैं उनसे वो सफर करते हैं। ऐसी व्यवस्था कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम है जिस नगरी का, कुरुक्षेत्र का, या विदेश से लोग आते हैं, वो कुरुक्षेत्र रुकते नहीं है, कि उन्हें दिखता है कि यहाँ पे उन्होंने स्नान की, पूजा की और मंदिरों के दर्शन करे, वो निकल जाते हैं, वो चंडीगढ़ निकल जाते हैं, या वो अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस जहां से वो आते हैं, दिल्ली, बेंगलोर या फॉरेन कंट्रीज से, तो वो लोग वापस निकल जाते हैं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था नहीं है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है, कोई इंटरनेशनल लेवल का होटल नहीं है। तो ये बड़ा टूरिस्ट हब जरूर माना जाता है, मगर बार बार इसको लेकर पर्यटन दृष्टि पे बातचीत उठती रही है। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर होगा कुरुक्षेत्र, मगर लोगों के मन में ठेस पहुंचती है, आस्था उनके मन में पहुंचती है कि यहाँ पर कोई पर्यटन को बात करती है सरकार। पूर्व की सरकार कांग्रेस सरकार रही है, उसने बातचीत की कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुरुक्षेत्र का नाम होगा। वर्तमान सरकार कहती है कि हमने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया कुरुक्षेत्र में, विकास कार्य किए, मगर कहीं ना कहीं जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनके मन में ठेस लगती है। सरकार, ब्रह्म सरोवर है, विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर है, जहाँ पे लाखों लोग स्नान करने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव का पर्व बनता है, देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, तमाम वीवीआईपी लोग आते हैं। सरकार कहती है कि हमने चलता पानी कर दिया ब्रह्म सरोवर का, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मगर जब बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँ कि भाजपा का ये कहना है कि कुरुक्षेत्र में 5,000 करोड़ के विकास कार्य करवाएं, लेकिन जब बारिश होती है तो तमाम जो दावे हैं उनके विकास कार्यों की पोल खुल जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कह रही है कि हमने कुरुक्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कहीं दिखने तो चाहिए। अब सरकार कहती है कि हमने एलिवेटेड ट्रैक बनाया, मानते हैं एलिवेटेड ट्रैक बनाया है, शहर का एक हिस्सा जो सबसे बड़ी आबादी है वो एलिवेटेड ट्रैक से बाहर रहती है, यानी कि हरियाणा प्रदेश का दूसरा या तीसरा ये एलिवेटेड ट्रैक है। कब बनकर तैयार होगा? लोकसभा चुनाव में कहा दावा किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। अब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कब तैयार होगा, जनता इसकी वेट कर रही है, क्योंकि जब ट्रेन निकलती है पटड़ी के पास से तो पूरा शहर जाम हो जाता है, लोग फंस जाते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, देश भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको दिक्कत आती है, वो फंस जाते हैं जाम में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है, आखिरकार बनकर कब तैयार होगा? सरकार कह रही है कि 5,000 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र के विकास कार्य पे लगा दिए। एक पानी की बरसात होती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है, ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है कि पानी कहां से निकलेगा। आवारा गौवंश इतने घूमते हैं सड़कों पर। अभी हाल के दिनों में हमने पीटीसी न्यूज पे दिखाया कि एक महिला की किस तरह से गौवंश ने पटक कर उसको मार दिया जान से हाथ। तो कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे हैं। सरकार कहती है कि 5,000 करोड़ रुपए लगाए, अगर दिखने चाहिए वो 5,000 करोड़ रुपए विकास कार्यों में दिखने चाहिए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं गुस्सा है, मन में गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी विधानसभा चुनाव में जनता इनसे जवाब मांगेगी कि आप कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, 5,000 करोड़ रुपए धरातल पर दिखे। इतने में तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि नया शहर बनके तैयार हो जाता। सरकार जो दावा कर रही है, कुरुक्षेत्र से जो थानेसर से विधायक है, मंत्री है प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं मैंने कुरुक्षेत्र मेरा दिल है, कुरुक्षेत्र के दिल लोगों के लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए विकास कार्य में लगा दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा, विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई देगी। 10 साल हो गए थानेसर से विधायक बने सुभाष सुधाकर, एंटी इनकम्बेंसी कुरुक्षेत्र में थानेसर विधानसभा में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जी, प्रदीप, चरखी दादरी में विकास
जो है कितना हुआ है, जनता कितनी खुश है वहाँ से? क्योंकि देखिए लगातार आप भी ग्राउंड पे जाके लोगों की कवरेज करते रहते हैं, जनता की राय हम तक दिखाते रहते हैं, पीटीसी न्यूज़ पर हम लगातार दिखाते हैं कि आखिरकार जनता क्या कहती है विकास को लेकर। तो कुछ दर्शकों को बताइए थोड़ा सा डिटेल में कि आखिरकार जनता कितनी खुश है विकास कार्यों से चरखी दादरी में। देखिए सुमन, चरखी दादरी के विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पिछले दिनों हमारे विशेष संवाददाता वैशाली जी भी यहाँ चरखी दादरी में आए थे। उस समय उनको पता भी लग गया था यहाँ का जो विकास है वो कैसे, यहाँ सड़कों पर विकास कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ यही पता नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर जितना भी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ सीवरेज की। बिल्कुल। सीवरेज बारिश के दिनों में या सीवरेज सिस्टम ठप रहता है। बारिश के दिनों में यहाँ पर एक महीने तक पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी, ग्राउंड में भी इतना पानी जमा हो जाता है कि जो बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, वो स्कूल में भी यहाँ पढ़ने के लिए बिल्कुल मजबूर भी होते हैं। उनको भय भी रहता है यहाँ कोई कीड़ा है या कोई सांप है या कोई और चीज है वो ना आ जाए। और पिछली बार जब यहाँ पर बारिश हुई थी तो करीब 1 महीने तक बाजार बिल्कुल बंद रहा, दुकानें नहीं खुल पाई। यहाँ पर दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर विशेष रूप से सीवरेज और जल भराव की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है। हालांकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि पर भी भाजपा खुद भी आरोप लगा रही है कि भाजपा से विकास के नाम पर पैसे ले आए जनप्रतिनिधि, लेकिन भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठ गए, लेकिन उन्होंने धरातल पर विकास नहीं करवाया। और साथ के साथ यहाँ पर विपक्ष का भी ये कहना है कि चरखी दादरी तो सरकार ने अपने जो विकास का जो नक्शा था उससे हटा दिया। ऐसा ही मामला भी बारडा विधानसभा में है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, डार्क जोन घोषित कर रखा है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या और यहाँ पर है कि एनसीआर क्षेत्र में चरखी दादरी जिला आता है, लेकिन एनसीआर से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल रही। और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का भी यहाँ सीधे रूप से असर दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर बात यह पूरे विकास की जाए, बारडा विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम की माता नैना चौटाला थी, उनके द्वारा उनका दावा भी किया जा रहा है कि हमने यहाँ पर करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, लेकिन लोगों में इस बात का गुस्सा है अगर विकास हुआ तो कहाँ हुआ। ऐसा ही चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान, दादरी जिला बन गया है लेकिन जिले के लेवल की यहाँ सुविधाएं नहीं है। वो दावा करते हैं कि करीब 1500 करोड़ रुपए उन्होंने धरातल पर किए हैं, लेकिन धरातल पर कहाँ विकास हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो तमाम दावे हैं वो फेल होते हुए कहीं ना कहीं चरखी दादरी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो दावे किए जा रहे हैं या विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इतना विकास बिल्कुल। सबसे बड़ी एक और यहाँ पर सीसीआई की है, जो कि 1990 के दशक में बंद हो गई थी। करीब 205 एकड़ जो जमीन है वो यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। लोगों का यहाँ पर इस बार ये मुद्दा भी है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया बने या कोई एजुकेशन हब यहाँ पर आए। चरखी दादरी विधानसभा में गवर्नमेंट कॉलेज या कोई टेक्निकल कॉलेज या कोई ITI इस तरह का कोई बड़ा शिक्षण संस्थान यहाँ पर अगर होता है, या कोई स्पोर्ट्स यूनिट, क्योंकि ये बलाली जो गांव है खिलाड़ियों का गांव भी है, ये पूरा एरिया खिलाड़ियों का भी है, तो यहाँ पर जिला लेवल का भी कोई स्टेडियम नहीं है खिलाड़ियों के लिए। तो या कोई स्पोर्ट्स यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी खुले या फिर कोई टेक्निकल कॉलेज खुले, तो यहाँ इस तरह के ये मुद्दे रहेंगे। जी बिल्कुल। अशोक, देखिए जनता के बीच में आप गए, चुनावी मुद्दे जाने, जनता की राय जानी, तो जनता का इस बार चुनावी मूड कैसा है? देखिए, कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर चारों विधानसभा की बात करूंगा। कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा, यहाँ से प्रदेश सरकार में मंत्री हैं सुभाष सुधा, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर विरोध हो रहा है उनका, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि 10 साल हो गए, 10 साल से हमने देख लिया, तो बड़ा मुद्दा है। और अब जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो लाडवा विधानसभा है, लाडवा विधानसभा क्योंकि विपक्ष के वहां से विधायक हैं मेवा सिंह, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से, जो हरियाणा प्रदेश की हॉट सीट है, वहां से खुद नैब सिंह सैनी अपनी किस्मत का फैसला आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर उनको अगर बात की जाए तो सैनी मतदाता जरूर वो अपने पक्ष में ले सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जाट मतदाता उसके बाद सबसे ज्यादा संख्या में दिखाई देते हैं। तो जाट मतदाता भी कहीं ना कहीं नैब सिंह सैनी के पक्ष में जाते हुए जरूर दिखाई देंगे। और जो तीसरी विधानसभा है शाहबाद मारकंडा, शाहबाद मारकंडा जो GT रोड पर दिल्ली अमृतसर या चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे पर वो विधानसभा स्थित है, मगर वहां पर
नशा का बड़ा मुद्दा है। नशे को लेकर आज तक किसी ने भी बातचीत नहीं करी और मिनी संसारपुर के नाम से उसे जाना जाता है, क्योंकि वहाँ की जो खिलाड़ी हैं हॉकी के पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ से जितने भी खिलाड़ी रहे हैं देश में, उन्होंने भारत में नाम रोशन किया है। चाहे वो ऋतु रानी रही हो, रानी रामपाल रही हो, भारतीय हॉकी की कप्तान रही हैं, तो वो शाहबाद, जिसे हॉकी का मदीना भी, मक्का भी कहा जाता है, तो खिलाड़ी हैं, मगर वहाँ सबसे बड़ा गढ़ नशे का गढ़ होने की वजह से लोग बदनामी चाहते हैं, और बदनामी होती है तो लोग सामने नहीं आते। नौजवान लोग नशे की गिरफ्त में जाके मौत के शिकार में हो रहे हैं, तो इसको दूर करने के लिए किसी ने अभी तक बातचीत नहीं की है। मारकंडा नदी बिल्कुल साथ लगती है, जब बारिश का मौसम होता है तो तबाही का मंजर, यानी कि जब लोग देखते हैं डूब जाते हैं और उनको बचाने के लिए कोई व्यवस्था के प्रबंध नहीं हो पाते, तो लोग कहीं ना कहीं डर के साए में जीते। ये बड़ा इशू शाहबाद मारकंडा में रह सकता है। और पंजाब के साथ लगती बिल्कुल विधानसभा, पेहवा विधानसभा, पेहवा विधानसभा में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए सरकार के और लोगों के लिए ये विकास कार्य किए हैं, मगर धरातल पर वहां कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों को अगर कोई हॉकी की या कोई साइकिलिंग की चैंपियनशिप होती है, तो दिल्ली जो नेशनल हाईवे 52 है, 52, वहां पर जो खिलाड़ियों को जान हथेली पर रखकर अपनी साइकिलिंग की चैंपियनशिप करनी पड़ती है, और एक दो बार खिलाड़ी मौत के आगोश में भी समा चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं सरकार इस तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं छात्र छात्राओं के लिए, अब कुरुक्षेत्र की बात की जाए, थानेसर विधानसभा में कुरुक्षेत्र में A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी तो जरूर है, मगर यहाँ से पढ़ लिखने के बाद हर युवा की मन में इच्छा होती है कि उनको नौकरी मिले। नौकरी के लिए उनको दिल्ली, नोएडा या बेंगलोर, इन शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। अब कुरुक्षेत्र में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, होटल हैं, औद्योगिक नगरी है, पर्यटन नगरी है, यहाँ से होटलों से और तमाम जो औद्योगिक नगरों से, कारखानों से जो कूड़ा निकलता है, कूड़े को डिस्ट्रॉय करने कोई प्लांट ही नहीं, यहाँ से करनाल ले जाया जाता है, वहां पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे हैं, औद्योगिक नगरी है, पर्यटन नगरी है, तो इन मुद्दों की तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, विकास कार्यों का दावा कर रहे हैं, इन मुद्दों की तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। प्रदीप, देखिए, भाजपा कांग्रेस दोनों ने चुनावी बिसात बिछा दी है, तो क्या लगता है कहाँ ज्यादा कांटे की टक्कर है इस बार? देखिए सुमित, चरखी दादरी और बारडा विधानसभा दोनों ही जगह है। यहाँ पर हालांकि दोनों पार्टियों द्वारा मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। चरखी दादरी विधानसभा की बात करते हैं, बीजेपी ने यहाँ पर जो जेलर हैं सुनील सांगवान, उसको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने डॉक्टर मनीषा सांगवान को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। तो यहाँ पर सीधे रूप से चरखी दादरी विधानसभा में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बारडा विधानसभा, जहां से पिछली बार नैना सिंह चौटाला MLA थी, वहां से बीजेपी ने यहाँ उमेद पातुआस को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने वहां पर सोमवीर सोरान को, लेकिन सोमवीर सोरान को लोहारू से बारडा में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस बात को लेकर कहीं बाहरी को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा भी है, वो भी कुछ इसका नुकसान झेलना भी पड़ सकता है। लेकिन इधर बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भी यहाँ पर देखना पड़ सकता है कि विशेष रूप से जो निर्दलीय हैं वो समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से ही बागी होकर वो निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ रहे हैं। और विशेष एक बात और, बारडा विधानसभा में जो कांग्रेस की लिस्ट में जो उम्मीदवार जो थे, करीब 60 लोगों ने यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन टिकट 60 में से किसी को भी नहीं मिली। लोहारू से सोमवीर सिंह सोरान को, पूर्व विधायक को यहाँ से मैदान में उतार दिया। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के बीच भी ये बात है कि भी सरकार जो भी उनके जो उम्मीदवार थे, 60 उम्मीदवार, उसमें से किसी को मैदान में उतारा जा सकता था। इधर भाजपा में भी ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी उम्मीदवार बनाया गया, उमेद पातुआस को, उसके बाद से पार्टी ने बगावत कर दी। पूर्व विधायक जो यहाँ से भाजपा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, सुखविंदर मांडी, उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस बात का भी असर पड़ेगा। ऐसा ही चरखी दादरी में है। कांग्रेस और बीजेपी के बागी लोग हैं, वो निर्दलीय के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधम सीधा विकास को लेकर, मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांटे की टक्कर दोनों जगह दिखाई दे रही है। जी, तो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला उनके मन में टीस तो जरूर रहेगी, तो क्या लगता है बगावती से उठने से पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल, जिन नेताओं को यहाँ टिकट नहीं मिली उसके बाद से ही यहाँ पर बगावत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही बगावत हो गई। दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, वो कुछ नेता इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर दोनों पार्टियों को भी बिल्कुल नुकसान है। जी, तो चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाताओं ने आपको बताया कि आखिरकार इस बार जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या कुछ समस्याएं हैं और कितने विकास कार्य हुए हैं।
तो पीटीसी न्यूज की टीम लगातार आपको ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी दिखाती रहती है, जनता की राय आपको तक पहुंचाती रहती है और आगे भी पहुंचाएगी। इसी वादे के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और पल पल के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।